हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और टनाटन मस्त होंगे और मैट्रिक की तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। मुझे आशा है कि आपकी मैट्रिक की तैयारी बहुत एकदम औसम चल रही होगी। तो आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और वीडियो को पूरा जरूर देंगे। पूरा वीडियो का लगाते हैं तो आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपका चलेगा सेट 3, मॉडल सेट 3 चलेगा। 2 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले पूरा वीडियो। और सेट 3 चलने वाला, तो सेट 3 की पूरी तैयारी करें। एग्जाम में मॉडल से ही क्वेश्चन है। अगर यदि आप 5 सेट को कंप्लीट कर लेते हो, ये 5 सेट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम सेट पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए तो सवाल पहला शुरू करते हैं पढ़ना। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि बाल गोविंद भगत, क्या कह रहा है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतों को रोने के बदले क्या करने को कहते थे। तो बाल गोविंद भगत पुतों को उत्सव मनाने को कहते थे। क्या कहते थे? उत्सव मनाने के कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय आत्मा अपने परमात्मा से जा मिले। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से लिया गया? तो आपको पता है दानी दान करता है पेड़ यानी हुनरू के जलप्रपात से, तो 2 का बी हो जाएगा हुनरू का जलप्रपात। सवाल नंबर 3, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खाली स्थान हो जाती है। तो आपको यहां देखना है कि 3 का क्या होगा खाली स्थान, तो खराब हो जाती है, सी हो जाएगा 3 का। क्लियर। 4 सवाल कह रहा है सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से में मिली है। हमें अपने नजरिया सही करने का, तो ये हमें मिला है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 कह रहा है भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। तो उन्हें क्या मानते थे? तो 5 का बी हो जाएगा पुत्रवत मानकर। क्या मानकर? पुत्रवत, पुत्र की तरह मान करके जो होते थे वो बच्चों को वहां विक्रमशिला में किया जाता था। 6 कह रहा है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई थी। तो 6 का आपका ए हो जाएगा। दीदी जो होती है वो अपने जादू के करिश्मे, सबको पिकनिक पर जाती है तो सबको दिखाती है। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं हम। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो ये आपको पता होगा, उनके एक ही बेटे थे, इकलौता बेटा था। क्लियर है। 8 सवाल कह रहा है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है, यानी बाल गोविंद भगत के रचना कार कौन है। तो 8 का सवाल का आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुर, डी हो जाएगा। फटाफट से आप देख चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लेंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को अपने दोस्तों को। आप जो देख रहे हैं वीडियो को तुरंत शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा होता है। चलिए सवाल नंबर 9 हम देखते हैं। 9 सवाल नंबर क्या कहता है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये लो भाई, ये तो और इजी सवाल है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है कौन? छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है, डी हो, सी हो गया ऑप्शन आपका। सवाल नंबर 10 कह रहा है रांची से हुनरू की दूरी कितनी है? ये आपको तो पता होना चाहिए। तो 27 मील दूर है, 13 + 14 कितना? 27 मील दूर है। सवाल नंबर 10 का सी हो जाएगा। 11 कह रहा है झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल कहाँ है। तो कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? हजारीबाग में। तो 11 का आपका बी हो जाएगा। 11 का बी, एक ओर का हजारीबाग में है। सवाल नंबर बी कह रहा है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों चुरा ली थी। तो ये सवाल आपको पता है, इसका ऑप्शन आप मुझे बताओ। इंटरेस्टेड सवाल है इसलिए मैं ऑप्शन छोड़ देता हूं। आप बताना कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों चुरा रही थी, इसका जब चुरा ली थी, इसका जवाब आपको देना है। चलिए 13 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। कबीर नर के मन की तुलना किससे करता है? कबीर जो है वो नर के मन की तुलना किससे किया है? तो ए हो जाएगा, नल के जल से किया है। क्लियर। 13 का ए हो जाएगा। 14 कह रहा है जप माला छापे तिलक सरेना एको कामू, मन कांचे नाचे वीरता साचे रामू। 14 का कहां से उपयुक्त दोहा कहां से लेके? जब भी दोहा की बात आए तो आपको याद रखना बिहारी के दोहे हैं। दोहा बिहारी या तो रहीम या कबीर, इन्हीं लोगों ने लिखा है। तो इसमें आपका 14 का हो जाएगा सिर्फ बिहारी का दोहा है। 15 सवाल कह रहा है कि काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? काकी की सबसे छोटी बेटी यानी चैप्टर का नाम दीदी ठेस कहानी। क्लियर। तो इसका डी हो जाएगा, मानू दीदी सबसे छुटकी बेटी थी। 15 का डी हो जाएगा। 16 कह रहा है सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? 16 का तो बी हो जाएगा, पंचानन चौधरी के लड़के को। पंचानन चौधरी के लड़के को सिरचन जो था वो बेपानी कर देता है। बेपानी का मतलब क्या होता है? उसे बेइज्जत कर देता है। तो 16 का आपका सी हो गया। तो 16 तक ओके है तो कमेंट में फटाक से बताया कि जी सर 16 तक ओके। हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या है? अपमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अपमान शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा अप, ये बी हो जाएगा। अप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 कह रहा है गाने वाला शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में आना। तो अंत में आने वाला गाने वाला में क्या हो जाएगा आपका?
18 का सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका 18 है। 18 नंबर सवाल कह रहा है गाने वाला में प्रत्यय तो वाला। 19 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो इन शब्दों को ध्यान से दिया देखा करो, अब ये सब पूछता है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 19 का यानी शुद्ध शब्दों को चिन्हना है, तो 19 का सी हो जाएगा उज्ज्वल। जब भी लिखेंगे तो दोनों जो आपका आधा होगा तो उज्ज्वल हो जाएगा, शुद्ध शब्द है ये। 20 कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। फिर 20 में वही शुद्ध शब्दों की शुद्धियां पूछ रहा है, तो ये ज्येष्ठ जो हो गया ये आपका शुद्ध शब्द है, ज्येष्ठ शुद्ध शब्द है। 21 कह रहा है निम्न शब्द में कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहां पर अशुद्ध यानी गलत शब्द पूछा जा रहा है हमसे, तो यहां पर गलत जो है वो ये डी हो जाएगा, खाटा। बाकी सब खट्टा होता है, तो खाटा आपका गलत शब्द है। क्लियर। 22 कह रहा है आपका शब्द में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी अब वाक्य चुनना है कि आपका वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य में कह रहा है कि राजू रविवार के दिन आएगा, ये वाक्य आपका शुद्ध है। बाकी 3 जो है वो गलत है, तो 22 का आपका बी हो जाएगा, राजू रविवार के दिन आएगा। अगला सवाल 23 कह रहा है आपका जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, तो हम जलज कहते हैं। जल में जन्म लेने वाला कौन होता है, जलज होता है। 23 का भी हो जाएगा। 24 कह रहा है एकाएक का संधि विच्छेद को, शब्दों को ध्यान दो। एकाएक, तो एकाएक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ 1 एक होता है, तो आपका 24 का बी हो गया। 25 कह रहा है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने की बात करते हैं, तो कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर स्वर्ग को उतारने की बात करते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात कही जा रही है। 26 नंबर सवाल कर रहा है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई खाली स्थान। 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का ए हो जाएगा, नई सुबह के संग तुझे नई उम्र मिलती है। 26 का ए हो जाएगा, नई उम्र मिलेगी। 27 कह रहा हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, ये आपको बिल्कुल पता होगा। हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा था, तो 3 पैसों में खरीदा था हामिद ने चिमटा। क्लियर है। 27 का आपका सी हो जाएगा, 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा था। अगला सवाल 28 कह रहा हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। भाई हामिद की बूढ़ी का दादी का नाम किसको ना पता होगा, बुढ़िया का, दादी बुढ़िया का, अमीना दादी था। क्या नाम था, 28 हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। क्लियर। 29 देखते हैं मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। ये सवाल याद रखना दोस्तों, मेले में सम्मी क्या खरीदता है, सम्मी को खंजरी पसंद आता है और सम्मी जो होता है वो खंजरी खरीदता है। क्लियर है आपका। सवाल नंबर 30 कह रहा है आपका हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। बिल्कुल इजी है ये, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मैं बता दूं, 30 हामिद जो हो गया वो ईदगाह का है। ईदगाह कहानी से हामिद का कॉन्टेक्ट है। 31 नंबर सवाल कह रहा है, बिल्कुल फटाफट आप लोग देखते जाएंगे, और अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर जल्दी करेंगे, शेयर कर दें। करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं, पर्वत को काटकर क्या बना देते हैं, तो 31 का आपका बी हो जाएगा, सड़क बनाते हैं पर्वतों को काटकर, मांझी की तरह, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सवाल नंबर 32 कह रहा है कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है। सैकड़ों मरुभूमि में 32 का ए हो जाएगा, नदी बहाने की बात करता है। 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल नंबर 33 कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, तो किस पंक्ति किस कवि के, करमवीर है ना। करमवीर जो कोस कितने भी चले पर वे कभी थकते नहीं, करमवीर कभी नहीं थकते हैं, तो 33 का बी हो गया करमवीर। 34 कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्यालय ये आपको पता होना चाहिए, विधा जोड़ आलय, बी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विधा जोड़ आलय। 35 कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। प्रत्येक संधि विच्छेद तोड़ के देखो, प्रत्येक तो यानी प्रति जोड़ एक, ए हो जाएगा। 35 का ए प्रति जोड़ एक हो जाएगा। 36 नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक, नायक माने हीरो होता है, तो आपका 36 का हो जाएगा नायक, नायक का तो नए जोड़ अक नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक, डी हो जाएगा। 37 द्वंद्व समास कौन सा है, द्वंद्व समास कौन सा है, तो आपका दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व में, यानी जैसे राजा रानी, गाय बैल, जूता चप्पल, दाल रोटी, ये जो हो जाता है आपका द्वंद्व हो जाता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व कहते हैं। 37 का ए हो जाएगा आपका, तो आपका 37 का सी हो गया। ओके है। 38 को देखते हैं। अगला सवाल 38 कह रहा है चंद्रशेखर में समास बताइए। भैया चंद्रशेखर कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। 39 कह रहा है देव कन्या कौन सा समास है। देव कन्या, समास को अच्छे से याद करना होगा, समास बहुत ज्यादा पूछता है, समास थोड़ा मुश्किल है, इसलिए देखिए देव कन्या जो हो गया तत्पुरुष है। देव कन्या जो हो गया वो तत्पुरुष है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 40 कह रहा है अनुवाद में प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग, अनुवाद में उपसर्ग बताइए, तो आपका अनु हो जाएगा बी। 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अनु। 41 कह रहा है पर उपसर्ग से बने शब्द बताइए, पर उपसर्ग से बने शब्द
उपर्युक्त सभी है, प्राकृतिक, प्रयोग, प्रबल सब है। क्लियर है। 42 कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो प्रतिदिन में प्रति लग जाएगा, उपसर्ग बी हो जाएगा 42 का। 43 कह रहा है होटल के पास क्या था, तो होटल के पास जो था वो क्लिनिक था, तो 43 का सी हो जाएगा आपका। 44 खेमा के पिता भरण पोषण के लिए दायित्व से मुक्त होने के लिए आपने कितने। अगला सवाल नंबर 43 कह रहा है कि होटल के पास क्या था, तो होटल के पास क्लिनिक था, ये आपको पता चल गया। क्लियर है। 34 कह रहा है खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितनों बेटों को बेचा था, तो 4 बेटों को बेचा था। 44, तो 44 का क्या क्या हो गया, 44 का आपका बी हो गया, 4 बेटों को बेच दिया था। अगला 45 नंबर सवाल कह रहा है खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते, किसने पूछा था, तो ये जो होता है वो लेखक पूछता है। क्या होता है, लेखक ने पूछा था, तो आपका 45 का हो गया सी, 45 का सी। 46 कह रहा है केवड़ा, गुलाब, खसरत रानी आदि नाम होते हैं, किसके नाम होते हैं भाई, तो अगरबत्तियों के नाम होते हैं, ये भी क्लियर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 46 हो गया। 47 कह रहा है गुड़िया का घर किस जिले में था, गुड़िया का घर, तो गुड़िया का रोहतास जिले में था, ए हो जाएगा 47 का। 48 कह रहा है जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त था, तो ए हो, बी हो जाएगा, ब्लू बेल्ट प्राप्त था। क्या था, ब्लू बेल्ट प्राप्त था जैनब खानम को। सी कह रहा है 49 कह रहा है श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था, तो उनका पितौजिया नामक, सी हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा। 50 पढ़ते हैं कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, तो 50 का आपका हो जाएगा सी। 67 में मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री कब बने थे, 1967 में उप मुख्यमंत्री। 51 नंबर सवाल कह रहा है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है। 52 सवाल कह रहा है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई, तो आपको पता होगा कि झांसी की रानी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 कह रहा है दंत चिकित्सा ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी ली थी, दांत के डॉक्टर ने कितना फीस लिया था दांत तोड़ने का, तो 3 रुपया एक दांत का लिया था। क्लियर। 54 कह रहा निम्न में से किस पाठ की विधा व्यंग है, व्यंग यानी हंसी मजाक वाला, तो व्यंग आपको पता होगा चिकित्सा के चक्कर में दिया गया है। 54 का आपका डी हो जाएगा। सवाल 55 कह रहा है कि जदुवंशमणि किन्हें कहा गया है, तो जदुवंशमणि कृष्ण को कहा गया है, सी हो जाएगा। 56 कह रहा है 56 कह रहा है आपका कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है, तो कवि हिरण के बच्चे को आश्वासन देता है तुम्हारी मां मिल जाएगी, बी। 56 का बी हो जाएगा। 57 कह रहा है सवन रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंह भूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, तो 57 का सी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। 57 का सी बंगाल की खाड़ी में। 58 कह रहा है बिहारी के दोहे कितने तरह के दोहे शामिल है, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, तो 3 तरह के दोहे शामिल है। कितने तरह के, 3 तरह के, बी हो जाएगा आपका 58 का। 59 कह रहा है खेती बाड़ी के समय गाँव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, तो आपको याद होगा कि सिरचन की गिनती नहीं करते थे, बी हो जाएगा। 60 कह रहा है तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था, तो इस बात को सिरचन ने कहा था, जो भाभी को बुरा लग गया घर में जाके रोने लगी थी। 61 कह रहा है बैठक में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय यानी आखिरी वाले को, तो आखिरी में आपको क्या नजर आ रहा है, कौन, तो बैठक का एक हो जाएगा, ए हो जाएगा क, बैठक। 62 कह रहा है गरीबी में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय यानी आखिरी वाले को, तो देखो बहुत दीर्घीकार है, तो मतलब दीर्घ ई हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा। 63 कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखना, नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन है, सरिता नहीं है, यानी 63 का आपका डी हो जाएगा। अगला 64 कह रहा है आपका हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, हवा का पर्यायवाची शब्द, तो ए हो जाएगा अनिल, अनिल के माने हवा होता है। 65 गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो महादेव नहीं है, बाकी गजानन, लंबोदर, गणपति गणेश को ही कहते हैं। 66 कह रहा है हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ढूंढो, इसमें गज हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा आपका, गज हाथी को कहते हैं। 67 कह रहा है निंदा का विलोम, निंदा यानी बुराई, तो 67 का हो जाएगा आपका ए स्तुति, क्या हो जाएगा, स्तुति। 68 कह रहा है अग्नि का विलोम बताएं, अग्नि का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो 68 का सी हो जाएगा जल, अग्नि। 68 का विलोम जल हो जाएगा सी। 69 कह रहा है अल्प का विलोम शब्द बताइए, तो अल्प के माने होता है थोड़ा, तो जब भी थोड़ा होता है बहुत हो जाता है अति, बी हो जाएगा, अति का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। 70 नंबर सवाल कह रहा है आपकी 70 का जवाब देखिए। 70 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे, कितने विश्वविद्यालय थे, तो इसके अंदर कुल 6 विश्वविद्यालय थे, यानी आपका 70 का सी हो जाएगा 6। 71 कह रहा है
लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो अतीश दीपंकर, बी हो जाएगा। किसने? अतीश दीपंकर ने की थी। 72 कह रहा है व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए आपको पता होगा, बताइए इसको कमेंट में। चलिए मैं बता दूं, डायरी लिखना चाहिए व्यक्ति को, हर दिन क्या करना चाहिए? 72 का आपका बी हो जाएगा। अगला आपका 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई? लेखक कौन है इसके? दीदी की डायरी के लेखक कौन है? तो संकलित है, सी हो जाएगा आपका 73 का। 74 सवाल, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बजने लगते हैं? जब पड़ती है पावस की फुहार बनते लगती है पंछी के सितार। किसके? पंछी के। तो 74 का सी हो जाएगा। 75 का, निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है कलकल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रची गई? यानी पीपल के रचयिता कौन है? तो 75 का ए हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। 76 सवाल कह रहा है निद्रा में हो प्रभात कट जाते हैं, इस तरह फिर वही रात रे रात फिर वही बात, यह कविता किस पंक्ति से ली गई है? तो क्षेत्र का आपका बी हो जाएगा, पीपल से लिया गया। कहां से? पीपल से। 77 कह रहा है इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ को कहते हैं। इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ को हम क्या बोलते हैं? कल्पतरु, सी हो जाएगा 77 का सी। 78 कह रहा है जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम हो, यह किनके प्रसिद्ध दोहे? एक पंक्ति है। तो अब देखिए, जो रहीम दिन ही लिखे दिन बंधु सम होए, ये तो सवाल में खुद ही जवाब है। किसने लिखा है? रहीम ने। 78 का बी हो जाएगा। 79 कह रहा है दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? तो वे अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। 79 का सी हो जाएगा। क्या थे? मुक्त हस्त दोस्त परस्त। 79 का आपका सी हो जाएगा। 80 कह रहा है बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा था? तो बुद्ध शरण गच्छामि अशोक भैया ने कहा था। किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था। और 81 का कह रहा है कलिंग संबंधित है। कलिंग किससे संबंधित है? तो कलिंग पद्मा से संबंधित है। पद्मा रानी जो थी वो कलिंग के महाराज की पुत्री थी। 82 नंबर सवाल कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? अशोक का शस्त्र त्याग कौन सी विधा है? तो एकांकी है। ये क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में लिखा गया है। अगला आपका 83 यानी 82 आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे आपका कह रहा है 83 सवाल कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों की शिविर कहाँ लगी थी? तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, शिविर जो लगा था वो मैदानों में शिविर लगा था, तंबू लगा कर युद्ध के लिए अशोक सम्राट वहीं पर। तो कहाँ था शिविर? मैदानों में था। 84 कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता किन चीजों से? ईर्ष्यालु व्यक्ति, जलने वाला व्यक्ति कभी किसी से आनंद नहीं उठाता। किससे? तो जो उसके पास मौजूद होता है। जलने वाले व्यक्ति के पास जो मौजूद होगा ना वो उन चीजों से लाभ नहीं उठा पाएगा। 85 का वकील साहब थे। वकील साहब कैसे थे भाई? तो वकील साहब ईर्ष्यालु थे, जलन वाले थे, वो दूसरों से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। 85 का आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है 86 का सवाल पढ़ते हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचयिता कौन है? किसने लिखा? यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक कौन है? तो ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 86 का ए हो जाएगा। चलिए 87 पढ़ते हैं। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? यदि आपके सीने में जलन होगा, एक दूसरे से जलना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? सामने का सूर्य मध्यम सा दिखने लगता है, यानी आपके जीवन की सुंदरता आपको मध्यम लगेगी, आप पागल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में दूसरों से जलना मत मेरे प्यारे बच्चों। 88 कह रहा है मैं कहता हूं आखन देखी तू कहता कागज की लेकी, पंक्ति उद्धृत है। यानी मैं कहता हूं आखन देखी तू कहता कागज की लेकी, पंक्ति कहां से ली गई है? तो ये पंक्ति कबीर के पद से की गई है। कहां से? कबीर के पद से। मैं कहता सुरझावन हारी तू राखे उर्जाए रे। 88 का ए हो जाएगा। 89 क्या है? कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? कबीर जो है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो कबीर का याद रखना निर्गुण भक्ति धारा, बी हो जाएगा। किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीर। 90 कह रहा है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो आपको अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि तिब्बत में जाकर के अतीश दीपंकर ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आपका 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अतीश दीपंकर ने। 91 सवाल को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है अक्ष तौर ज्ञा स्वर को क्या कहते हैं? अक्ष तौर ज्ञा और स्वर को हम क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। याद रखना, सवाल पूछ सकता है। अक्ष तौर ज्ञा को क्या बोलते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि मिक्स है ये। 92 चिड़िया शब्द है। चिड़िया आपका कौन सा शब्द है? तो आप देखो चिड़िया शब्द जो आपका देशज है। हम लोग ना कहते हैं रे चिड़िया है रे चिड़िया, अब बाहर वाले लोग पक्षी कहते हैं, विदेशज।
तो बर्ड्स कहते हैं। तो ये देशज हो गया यानी चिड़िया। 93 पढ़ते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो 93 का आपका ए हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। क्या हो गया 93 का? 93 का ए हो गया आपका। 94 देखते हैं, 93 का आपका हो गया कि हम उसे संज्ञा कहते हैं। 94 कह रहा है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए यहां क्या कह रहा है, मैं आप ही, तुम खुद ही, तो मतलब ही लगा है ना, तो ही का मतलब नीज हो जाता है। तो 94 का आपका बी हो जाएगा, नीजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? नीजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 95, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक के चिन्ह है? तो से देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो जा रहा है, और अलग होने का बोध जो होता है वो अपदान क्रिया से होता है। अपदान का मतलब होता है अलग हो जाना, स्थान से हट जाना। तो आपका 95 95 का सी हो जाएगा। 96 कह रहा है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय होता है, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा। विशेषण का मतलब होता है उसकी विशेषता बतलाने वाला। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो क्या बता रहा है? विशेषण ना। 97 पढ़ते हैं, 97 कह रहा है, मैंने देखा होगा, वाक्य क्रिया किस काल की है? अब देखो, मैंने देखा होगा, यहां पर संभावना का बोध हो रहा है कि ना, शक का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। जहां पर शक, संदेह का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूत। तो 97 का आपका डी हो जाएगा, संदिग्ध। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 97 का संदिग्ध। 98 कह रहा है, जाति शब्द का लिंग, यानी जाति जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, डरलिंग नहीं, उभयलिंग है। अब 98 का हो जाएगा स्त्रीलिंग। जाति जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, 98 हो गया आपका स्त्रीलिंग। अब 99 कह रहा है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, नाक का बाल होना का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। इसका क्यों रखा गया अत्यधिक प्रिय? कि आप सिर का बाल उखाड़ लेंगे लेकिन नाक का बाल आप नहीं उखाड़ सकते। अगर आप देख रहे वीडियो तो देख के नाक का बाल उखाड़ के देखिए, आपको रोना आएगा। किसी का प्रिय को हटा दिया तो दर्द होगा ना, इसीलिए रखा गया कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। तो नाक का बाल बहुत प्यारा है, इसलिए इसके मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्यारा रखा गया। अब 100 सेंचुरी लग गई। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी भी कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लीजिए 100 का सवाल नंबर हम पढ़ते हैं। जैसी करनी वैसी खाली स्थान, ये मैं भी नहीं बताऊंगा। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं। तो पूरा वीडियो देखने वाले ही कमेंट दे पाएंगे, और जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं मैं कह रहा हूं कि उसका 100% नंबर आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा क्वेश्चन लगाते हैं, उसका 100% मार्क्स जरूर आएगा। क्योंकि आप समय का सही उपयोग करते हैं, आप समय को बर्बाद नहीं करते हो, और पूरा का पूरा जो मैं देता हूं वो पूरा करते हो। एक तरफ से आप कहते हो कि सर पूरा नंबर लाए कैसे होगा, मैं बताता हूं उसको करते नहीं, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, कमेंट का जवाब नहीं देते, कमेंट नहीं करते हो क्वेश्चन का, तो दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखा करो। और आपका ये सेट 3 खत्म हो चुका है, 100 नंबर। अगर आप सेट पूरा कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं 100% मार्क्स आपका हिंदी में बिहार बोर्ड में आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप अब भी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब भी आप देखने बैठो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, आप शेयर कर दिया करो, कोई देखे ना देखे, आपने अपना काम कर दिया। जैसे मैंने पढ़ा करके अपना काम कर दिया, तो आप अपना काम कर दिया करो। तो वीडियो पूरा समझ में आ गया? कमेंट में बताइए कि सर मेरा पूरा वीडियो चल रहा है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट चल रहा है, मैं आपका क्लास जो हूँ वो डेली का डेली ले रहा हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों का लाइव क्लास आने वाला है। तो लाइव क्लास के लिए जितने बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे कि सर मैं लाइव क्लास लूंगा, हर संडे को मैं आपका लाइव क्लास लेता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह मस्ती और हंसी खुशी के साथ अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।